जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम इस पूरी सीरीज़ में पैसेज सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ना तो पैसेज में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, राइट, सी सेट के लिए, और ना ही उनका मैथ्स ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैसेज जो कि अराउंड 30 क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, इसमें से कम हमारे 22 से 23 करेक्ट हो जाए, नेट करेक्ट हो जाए 23 से 24। तो इस रेट को स्ट्राइक करने की हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है और डेली हम यहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस भी करते हैं। अगेन हम यहाँ पे आंसर नहीं देख रहे होते हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग देखते हैं कि क्या रीज़न लगा करके आपको आंसर तक पहुँचना है। ऑलरेडी 2021 और 2022 के दोनों सी सेट के पेपर्स डिस्कस हो चुके हैं, राइट, उनके क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अभी 2020 का भी डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि ये 3 ऐसे हैं जिन्हें हम मान सकते हैं कि हाँ, टफ की कैटेगरी में हम इन 3 सी सेट को रख सकते हैं, राइट। तो अभी पहला क्वेश्चन, राइट, पहला और दूसरा क्वेश्चन ही इसमें ये जो है पैसेज सेक्शन का है। और ये मतलब आप लकी हैं कि यहाँ छः क्वेश्चंस एक साथ पैसेज के आए हुए हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, या तो वो 2 देते हैं या फिर 3 देते हैं, 3 से 4 ही देते हैं। यहाँ 6 क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये एक लकी चांस है आपका, राइट। मोमेंटम बना रहेगा, फ्लो बना रहेगा। और जैसा आप सभी को पता है कि हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट, और उसके बाद आंसर को मैच भी करते हैं कि क्या हमारा सही हुआ। मैंने कोई आंसर नहीं देखा हुआ यहाँ पे, ताकि ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे, राइट। वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस तरीके से हम सोचेंगे वो चीज़ मेंटेन रहे। अब चलो शुरू करते हैं पहला पैसेज, पहला क्वेश्चन। मैंने बताया हुआ है पैसेज से पहले खुद को क्वेश्चन पढ़ना है ताकि हमें आइडिया हो कि पैसेज किस बारे में। बेस्ट इम्प्लाइड पूछा हुआ है, राइट, बेस्ट इम्प्लीकेशन, राइट, एक तरीके से कि इसका मतलब क्या है बेसिकली पैसेज का। बेस्ट इम्प्लाइड का मतलब है कि इसका क्रक्स क्या है, बेसिकली यही पूछा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ लेबर, हो सकता है, राइट, एंड द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो। कुछ ना कुछ आपको लेबर से रिलेटेड यहाँ से आइडिया हो रहा है कि लेबर से रिलेटेड ऊपर का कोई पैसेज है। एंड सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसे तो पहले ही हटा दो, राइट। सभी को पता है कि इंडिया ने प्री मेच्योर सर्विस सेक्टर को अपना लिया, इस वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, इसे तो हटा ही दो। सर्विस सेक्टर उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता ही नहीं है, इसे हटा दो बिना पैसेज पड़े हुए। एंड जीएस की नॉलेज लगाया। इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव, राइट, एसेंशियल फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, हो सकता है इसमें कोई ऐसी कोई बात कही गई हो। अब ऊपर देखते हैं ज़रा। इन इंडिया इसे हाईलाइट कर देना, राइट। Over the last decade or so, labor has been departing agriculture, but is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not marketedly better jobs. Okay, and services where labor tends to be most productive are not generating. Services where labor tends to be most productive are not generating the additional job in the country. तो वो जो थर्ड है ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया था, ठीक किया था, बस कंफर्म हो गया। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स ओवर नेक्स्ट डेकेड, ठीक है। एंड द न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन एट बेस्ट क्लोज ओनली अ हाफ ऑफ जॉब गैप, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ 12 मिलियन के आसपास ही जॉब गैप क्लोज कर सकता है। ओनली दोज सेक्टर्स दैट डिराइव डोमेस्टिक डिमांड such as health and education can comfortably fill the other gap, right। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ये बोल रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन में हमें फोकस करना होगा अगर हमें दूसरी बाकी सारी जॉब्स को फिल करना है, राइट। हेल्थ और एजुकेशन के जॉब परस्पेक्टिव को ये बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मेजर नीड बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्न, नहीं, माइग्रेशन की मेन बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ जॉब क्रिएशन की मेन बात हो रही है, इसे हटा दो। द वर्किंग कंडीशन वर्किंग कंडीशन की बात ही नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह की नहीं बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जॉब क्रिएट करनी है, ये तो हमने पहले ही हटा दिया। डी शुड बी द आंसर। इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल ग्रोथ क्रिएशन। हालांकि देखो उस लॉजिक से डी भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हुई है कि ये, राइट, इन दोनों सेक्टर पे हमें फोकस करना होगा, ग्रो करवाना होगा। तो जरूरी नहीं है स्पेंडिंग से ग्रो हो, रेगुलेटरी मेजर्स वगैरह से भी ग्रो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट ऑप्शन आपका डी है। लेकिन इन एंगल्स पे सोचना जरूर है कि भैया क्या हमारे पास यही ओनली ऑप्शन है, हो सकता है इससे बेटर अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो इस लॉजिक से आप डी को भी एलिमिनेट कर सकते थे, समझ गए। सो आंसर मस्ट बी डी, बाद में हम इसे कंफर्म जरूर करेंगे, राइट। ये आपके लिए
ठीक है, मुझे लगा यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक साथ ही, लेकिन एक ही क्वेश्चन है। देखते हैं ज़रा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ एबव पैसेज, अब जल्दी जल्दी से करेंगे, राइट। इंट्रो में ज़्यादा टाइम हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव पैसेज एजम्पशंस हैव बीन मेड, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है एजम्पशन वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, राइट। एजम्पशंस, राइट। और एजम्पशन क्या होता है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पिछले लेक्चर जा करके देख लेना। द स्टेट शुड हैव some institutions to ensure appropriate role in a digital society, हो सकता है स्टेट शुड हैव सम रोल, ठीक है। स्टेट शुड एंश्योर दैट, शुड की बात हो रही है, ओके, दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी, हो सकता है ऐसा कुछ बात कही गई हो। एंड डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी, राइट। इसे तो हटा ही दो, मैंने तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए जहाँ पे कंपेटिबल यूज इन्होंने किया हुआ है वर्ड। ये बात आपने नोटिस की, 2021 में भी एक क्वेश्चन था, 2022 में भी एक क्वेश्चन था जिसमें कंपेटिबिलिटी वर्ड का यूज हुआ है। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता सकता हूँ 3 आंसर हो ही नहीं सकता है, राइट। 3 आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली क्वेश्चनिंग द एबिलिटी ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इटसेल्फ। भैया डिजिटल इकोनॉमी किसी भी केस में है ही नहीं एबल, व्हाट इफ इन फ्यूचर इट बिकम्स एबल। डिजिटल इकोनॉमी में रेगुलेटरी सिस्टम में ऐसा लगा दें कि ये कंपेटिबल बन जाए, समझ गए ना। सो इस तरीके की एजर्टिव स्टेटमेंट को पहले ही एलिमिनेट कर दो। आई बेट 3 आंसर हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं, ऊपर जल्दी से पढ़ते हैं। In India, the current focus on the right to privacy is based on new realities of a digital age. A right is substantive right only if substantive right मतलब real में ये right तभी होगा only if it works in all situations and for everyone accessible to everyone, ठीक है, universal होना चाहिए। A right to free expression, ठीक है, for individual about her exploitation for instance is meaningless without actual availability of security that guarantees that the private force cannot be used to thwarts this right, ठीक है। The role of the state therefore is not just to abstain from preventing the rightful free speech expression but also to एक्टिवली एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्राइवेसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो स्टेट को ये इंश्योर करना होगा, ये ऊपर तो बात कही हुई है कि स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। देखो एक मिनट, यहाँ डिजिटल की बात कहीं पे हुई है क्या? ध्यान से पढ़ो, कहीं डिजिटल की बात हुई है? एक बार फिर से पढ़ते हैं कि करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन न्यू रियलिटीज ऑफ डिजिटल एज, ठीक है। ओ हाँ, न्यू रियलिटीज ऑफ डिजिटल एज। द राइट इज सब्सटेंटिव राइट ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर एवरीवन, ठीक है। द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर इंडिविजुअल्स about her exploitation for instance is meaningless, okay. The role of the state therefore is not just to abstain from preventing the rightful free expression but also actively ensure that the प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट, ठीक है। तो डिजिटल एज की बात तो हुई है, डिजिटल एज के कंटेक्स्ट में ही ये बात हुई है। तो 1 तो आपका होगा ही होगा, राइट। 2 तो बताइए हमें, क्योंकि 3 की तो बात वैसे भी नहीं हुई है कहीं पे, राइट, कि डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल, ऐसी तो बात हुई नहीं है। स्टेट शुड एंश्योर द प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी, राइट। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी, राइट। सो in India, the current focus is on right to privacy is based on some new realities of digital age, ठीक है। A right is substantive right only if, ठीक है। The role of state therefore is not just to abstain from preventing the right. State should ensure that private citizen parties do not violate citizens' right to privacy, ठीक है। State should have some institutions to ensure its appropriate role in digital society. दिस इज़ वेरी डाउटफुल, लेकिन बात यह है कि यहाँ करेक्टली डायरेक्टली ये बात नहीं लिखी हुई है कि डिजिटल सोसाइटी में स्टेट का रोल होना चाहिए। तो 3 तो है ही नहीं, आंसर के बहुत करीब आप पहुंच गए। 2 इन ऑल केसेज है, राइट। सो स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। नो, ये नहीं होना चाहिए, मुझे है ना, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है, ये नहीं होना चाहिए आंसर, डी होना चाहिए आंसर। लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट अगेन जो चीज़ बताई नहीं गई है उसको अपने हिसाब से कॉम्प्रीहेंड कभी मत करना, राइट। सो बाद में देखते हैं, मैच करेंगे जरूर आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से वो डी होना चाहिए था। फिर से देखते हैं जरा। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस की बात हुई है। रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसार कन्वेंशन, हो सकता है ऐसा लिखा हो, राइट। हालांकि ये ऑलरेडी रिवर्स तो नहीं है, अदर वेटलैंड्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी चलो। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड
ऑगमेंटेड, हो सकता है ऐसी कोई बात लिखी हो। वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर, हो सकता है। एंड वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। इसे हटा दो, इसे सबसे पहले हटा दो, राइट। सो ऐसा तो मतलब गरीबों के लिए वाटर सप्लाई अगर आप फ्री नहीं दोगे तो समझ रहे हो ना कहाँ जा रहा है मामला। तो इसे तो पहले ही हटा दो, गरीबी हटाओ है ना। तो वो फोकस में रखो, अभी इसे पहले हटा दो। ए बी और सी में से कोई आंसर होना चाहिए। अब पढ़ते हैं पैसेज, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट ironies around the water is that it comes from, देखो वाटर पे हर साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई ना कोई, is that it comes from rivers and other wetlands, yet it is seen as diverse from them. Okay, and while water is used to as a resource, public policy does not always grasp that it is part of natural ecosystem। ठीक है, it is considered as a source but natural ecosystem के पार्ट के तौर पे आप कंसिडर इसे करते ही नहीं है, राइट। तो ये एक एक आयरनी है, एक बुरी आयरनी है। And efforts at engineering water systems are thus efforts at augmenting the water supply rather than strengthening the capacities of ecological system। तो ठीक है, मतलब हमारा जो आजकल फोकस है वो वाटर सप्लाई पे है rather than strengthening the ecological system। इसे तो हटा ही दो, डी फ्री वाटर की कोई बात नहीं हुई है, इसे हटा दो। यहाँ ये भी बात नहीं हुई है कि रिवर्स एंड अदर वेट, रामसार कन्वेंशन तो मेंशन ही नहीं है, इसे हटा दो। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम्स should be modernized and further augmented, एक मिनट, and wetlands need to be reinforced as more than just open sources। this is the answer, right। क्योंकि देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड भी, ये इन्होंने वर्ड प्ले किया हुआ है, यहाँ ऑगमेंटेड वर्ड यूज हुआ है, मैंने यहाँ कहीं पढ़ा हुआ था, राइट। और यहाँ यहाँ भी ऑगमेंटिंग ये चीज यूज हुई है, राइट। सो यहाँ इंजीनियरिंग मेन फोकस नहीं है, यहाँ वाटर का प्रिजर्वेशन, वाटर को एज ए इकोसिस्टम का पार्ट कंसिडर करके उसको बचाए रखना, वो मेन फोकस है, राइट। सो इसे भी हटा दो, राइट। हमने इसमें 3 मिनट वेस्ट कर दिए यार। सो सी शुड बी द आंसर फॉर श्योर, राइट। सी शुड बी द आंसर फॉर श्योर, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ये लॉजिक समझ गए, बाहर से कोई भी चीज अगर डाली गई है तो वो आपको एकदम मतलब आपको वहां पे धोखा देने के लिए डाली हुई है, धोखाधड़ी करता है यूपीएससी बेसिकली। तो यहाँ देखो चौथे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंप्लाइज, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं जरा, द सजेशन गिवन बाय ऑथर ऑफ द पैसेज, राइट। ऑथर ऑफ द पैसेज का सजेशन पूछा हुआ है कि सजेशन, और सजेशन मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज, इट कैन नॉट बी क्रिटिकल। जो भी स्टेटमेंट आपको क्रिटिकल दिखती हो सजेशन और मैसेज में पहले ही हटा दो, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड, हो सकता है ऐसा हो, राइट। ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ। हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो लेकिन इसे डाउटफुल में रखो, राइट। नेसेसरी बोला हुआ है, राइट। एंड देन while making investments find a trustworthy asset management organization which would manage wealth for you। देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों, समझ गए, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, ओके ओके। एंड यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस, राइट। यू शुड नो, ओके। सो पढ़ते हैं जरा क्या इसमें लिखा हुआ है। एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन देखो ऊपर है डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में था, यहाँ एलोकेशन वर्ड प्ले किया हुआ है। एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक। एसेट एलोकेशन we will ever make, and sadly most of us do not give that decision to the importance it deserves। We are adamant about seeking predictability with our future, right। Okay, uh, एंड हम प्रिडिक्टेबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, एंड वी टेंड टू थिंक इन्वेस्टिंग इन risky assets as extremely volatile and value eroding। We also dislike fluctuating returns and loss of control। Basically ये stock market की बात कर रहा है। We think our money is best left idle, unproductive but safe। There is no asset that is risk free। कोई भी asset नहीं है जो risk free ना हो, okay। We could lose our jobs, our homes, our value, bankrupt, ठीक है बैंक भी bankrupt हो सकते हैं, our bonds can go default, the government can collapse, and the companies we choose fondly may cease to exist। But okay, but we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen and all at the same time। All these extreme forms of risks we know will not manifest at the same time। ठीक है, ये सारे रिस्क एक साथ नहीं आएंगे, बेसिकली यहाँ रिस्क की बात हो रही है। और यहाँ बात सबसे पहले ये हुई थी कि एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल एवर मेक, एंड सैडली most of us do not
गिव डिसीजन दिस डिसीजन एन इम्पोर्टेंट। ओके इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे बात देखो, ये तो कभी नहीं हुई है कि वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड ट्रस्टवर्दी, ये तो बात ही नहीं हुई है। एसेट मैनेजमेंट की बात ही नहीं हुई है, एसेट मैनेजर को फाइंड करने की बात ही नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड, ये भी बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे बात ही नहीं हुई है इस बात की कि भैया कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ बोला हुआ है कि आपका एसेट जो है रिस्क में हमेशा है, इसलिए आपको रिस्क एवर्स ज्यादा नहीं रहना चाहिए, राइट। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, राइट। यहाँ देखो, यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी एवर मेक एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस, ओके सो यहाँ ये बात भी एग्जैक्टली यहाँ ये नहीं बताया हुआ है कि आपको नेसेसरली कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि आपको नेसेसरली रिस्क टेकिंग होना पड़ेगा। यहाँ बात ये हुई है कि यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज रिस्की बिजनेस, दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। अगेन ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, ओके। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस, ये आंसर नहीं होना चाहिए, बी शुड बी द आंसर हियर, राइट। द एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वी आर, ठीक है। एंड टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिस्की एसेट्स एज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड we also dislike fluctuating, ठीक है, but we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen, ठीक है। all these extreme forms of risk we all know will not manifest at the same time, you should know that investing your money is a risky business। यहाँ बात तो ये हुई है कि भैया आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, राइट, इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, एंड रिस्क इज अ रियलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे मैसेज यही है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ। आई थिंक बी शुड बी द आंसर, राइट। ये दो तो नहीं है, इससे कम करीब तो आप आंसर के पहुंच रहे हैं, राइट। और इतने ही ट्रिकी होते हैं यूपीएससी के पैसेज, इतने ही ट्रिकी होते हैं। अब देखो ये फिफ्थ पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। और पांचवा और छठा दोनों एक साथ होंगे यार, ये सब, राइट। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज, सीधा बोला हुआ है कि इनमें से, ठीक है। एजम्पशंस पूछा हुआ है, अगेन एजम्पशन वाले बहुत टफ होते हैं। बायो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, हो सकता है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हो सकता है। एंड वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इंप्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद द कंट्रीज ट्रेड एंड पॉलिसीज। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की वाइडर, मुश्किल से ऐसी कहीं पे बात की होगी पॉलिटिशियंस का इनमें रोल होना चाहिए टेक्निकल सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं जरा, राइट। ऑल्दो मोस्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स cultivated are now genetically engineered for a single trait, in future crop genetically engineered for more than one trait will be the norm, ठीक है। दस बायोटेक्नोलॉजीज रोल इन एग्रीकल्चर, ये ऐसे ही दिया हुआ था जीएम क्रॉप, ठीक है। दस बायोटेक्नोलॉजी रोल इन एग्रीकल्चर एंड द रेगुलेशन ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड solely on in the context of a current generation of GM crops. Instead, there is a need to take a comprehensive look. Okay, comprehensive look की जरूरत है, taking into account the various aspects including socio-economic impact. Socio-economic impact को आपको अकाउंट में लेना होगा, so that the potential of the technology can be harnessed while minimizing the negative impact. Negative impact को आपको minimize करना होगा, right. uh, Given the importance of biotechnology in developing varieties that can help the climate change mitigation and adaptation, not using biotechnology as a part of a climate change action plan cannot be an option, ठीक है। So not using biotechnology as a part of climate change action plan cannot be an option. So आप जो है climate change को डील करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। एंड डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। देखो यहाँ कहीं पे बात हुई है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, यहाँ कहीं बात हुई है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग, इसे तो हटा ही दो, बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। 1 and 3 समझ गए, हटा ही दो 1 and 3। मैंने तभी तो बोला चार की मुश्किल से ये बात करेगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही थी, चार हटाओ चार हटाओ चार हटाओ, समझ गए। बी इज द आंसर, हमने देखना ही नहीं है क्या है आंसर, जो हटाना था वो हटा दिया, एलिमिनेशन इसमें भी लग गया आपके,
देखो यहाँ पे अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इम्प्लाइज द क्रक्स। क्रक्स मतलब इसका मेन मेन क्या गोल था इसका। बेसिक गोल ये है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी को सेव करना है, राइट, सेव करना है। सो हो सकता है यहाँ कुछ ऐसा लिखा हो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, करंट डिबेट ऑन डेवलपिंग जीएम। ऐसा तो नहीं बोला हुआ है कि नॉट गिवन, यहाँ बोला हुआ है कि और ज़्यादा मिलनी चाहिए इंपॉर्टेंस, राइट। बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट करेंटली यूज्ड इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। ऐसा भी नहीं बोला हुआ है, यहाँ बोला हुआ है कि आपको क्लाइमेट चेंज के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, समझ गए, करना चाहिए, राइट। सो ऐसा थोड़ी ना बोला है कि करंटली नहीं यूज होता है, ऐसा बोला है कि हाँ, आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी रोल इज नॉट कन्फाइंड टू करंट प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग जीएम क्रॉप्स। दिस कैन बी द क्रक्स। एक मिनट पढ़ते हैं जरा। द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपर्ली, इसे तो हटा ही दो, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, साइंटिस्ट को पता ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो यहाँ बेसिक सी बात यहाँ ये लिखी हुई है कि जो आपकी जीएम क्रॉप्स हैं, यहाँ भैया ये सिर्फ जीएम क्रॉप्स तक जो है लिमिटेड नहीं है। सेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड सोलली in context of the current generation of GM crops. Instead, there is a need to take a comprehensive look, taking into account various aspects, including socio-economic aspects, so that the potential of the technology can be harnessed while minimizing the negative impacts. ठीक है। Given the importance of biotechnology, developing various varieties can help climate change. ठीक है। Mitigation, not using biotechnology as a part of climate change plan cannot be. Regulation of biotechnology cannot be viewed. ठीक है। Okay. And biotechnology's role in regulation in agriculture and regulation of the same cannot be understood solely इन कंटेक्स्ट ऑफ। ठीक है, हाँ, तो ये बात यही कर रहा है कि ये सिर्फ जीएम क्रॉप्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, नो। यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ जीएम क्रॉप के कंटेक्स्ट में ही आप इसे मत अंडरस्टैंड करो। सो अभी मैच करते हैं ज़रा, राइट, जल्दी से मैच करते हैं आंसर की के साथ। ये आपकी आंसर की है सीरीज, ये ए थी, हाँ सॉरी, ये आपकी आंसर की है सीरीज ए थी, राइट। हाँ, 6 से शुरू करते हैं। 6 का हमने सी लगाया, 6 का सी दिया हुआ है, हमने 6 लगाया, सी लगाया। देखो 5 का हमने क्या लगाया, 5 का हमने बी लगाया। आंसर की में बी है क्या, 5 का आंसर बी है ना, फिफ्थ क्वेश्चन का बी है। 4 का ए दिया हुआ है, 4 का ए दिया हुआ है, 4 का ए दिया हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कल डिस्कस करेंगे वो, अब क्योंकि लंबी वीडियो बन गई है। फोर्थ क्वेश्चन का ए दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। सो हाँ, हमने ये गलत लगा दिया कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी नेसेसरी कंपोनेंट। एलिमिनेट हम ठीक कर रहे थे, राइट, बी और डी को भी, बट ए है इसका आंसर, राइट। तो ये हमारा एक रॉन्ग हो गया, राइट, इतने में से रॉन्ग हो गया। थर्ड का देखो, थर्ड का हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज, नहीं, हमने लगाया था कि वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन। हमने इसका सी लगाया था। 3 का सी है क्या, 3 का सी है, समझ गए। 2 का ए है और 1 का डी है, 2 का ए है और 1 का डी है, हमने क्या लगाया, 2। सेकंड का हमने ये लगाया क्या, डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटिबल, ठीक है। तो हमने ए लगाया था या फिर डी लगाया था क्या, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट, मुझे याद नहीं आ रहा है, रोल इन डिजिटल इकोनॉमी। आई थिंक हमने 1 एंड 2 लगाया था, राइट। सो इसमें ए दिया हुआ है 2 का, सेकंड का ए दिया हुआ है, शायद हमने 1 एंड 2 ही लगाया था, राइट, या फिर हमने डी लगा दिया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट का हमने क्या लगाया था, इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव टू लार्ज स्केल, नहीं, हाँ हमने डी लगाया था 1 का, तो 1 का डी, समझ गए। सो दिस इज आर एक्यूरेसी लेवल, राइट। तो 6 में से हमारे एक तो गलत हुआ है, राइट। आई थिंक ये भी हमने अगर डी लगाया हुआ है, एक बार कंफर्म कर लेना, आई थिंक ये हमने डी लगाया हुआ है। तो इस केस में हमारे 6 में से 2 गलत, 4 सही हुए हैं, राइट। हालांकि मतलब ये इंटरप्रिटेशन का इशू रहता है, बट ऐसा है कि क्वेश्चन के क्लोज हम इन इन अप्रोचेज के थ्रू पहुंच सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको कुछ इसमें नया लिंक मिला हो, राइट, कोई नया तरीका कि भैया हाँ, इस लिंक को आइडेंटिफाई करके हम इस आंसर तक पहुंच सकते थे। तो वो एज ए इनोवेटिव चीज़ें आप कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।